तो वेलकम। आज हम करने वाले हैं गेट एक्सी का 2019 का पेपर ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कि 1 kg of ideal gas of molecular weight x occupies a certain volume V at a temperature T and pressure P1. Suppose there is some gas having molecular weight x, mass 1 kg, occupies certain volume V and temperature T and pressure P1. तो ठीक है, ऐसा दे रखा है उन्होंने। Then 4 kg of another gas is added, that is 4 kg of another gas is added which is having a molecular weight 2x, keeping the first gas added to the first gas, keeping the volume V and temperature T same. बाद में फाइनल मिक्सचर का वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों सेम ही रह रहा है, ठीक है, ऐड करने के बाद भी। तो फाइनल प्रेशर क्या होगा वो पूछ रहा है। तो फाइनल प्रेशर क्या आ जाएगा, लेट्स से फाइनल प्रेशर इज P2. So we know that from ideal gas equation P2 V2 is equal to M R mixture times T2, that is M final. तो P2 निकालना है हमें, V2 तो V ही दिया है उन्होंने। M final क्या हो जाएगा, मास बैलेंस है, मतलब पहले 1 kg थी गैस और बाद में 4 kg ऐड हुई, तो इट विल बी 5 टाइम्स R mixture and T2 is nothing but T. तो दिस इज द इक्वेशन। यहाँ पर अननोन क्या है, R mixture, ठीक है। तो आर मिक्सचर पता है हमें कैसे निकालते हैं, फॉर एन व्हाट वी से मिक्सचर्स। तो आर मिक्सचर इज नथिंग बट समेशन एक्स आई आर आई, दैट इज एक्स आई इज अ मास फ्रैक्शन और आर आई ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है आयत गैस के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x1 r1 प्लस x2 r2। तो x1 क्या हो जाएगा, मतलब टोटल मास है 5 kg, तो मास फ्रैक्शन पहली गैस का क्या हो जाएगा, इट इज 1/5 टाइम्स R1 क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R बार डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। सिमिलरली दूसरे गैस के लिए 4/5 यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बाय मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा 2x दे रखा है उन्होंने। सो आर मिक्सचर विल कम आउट एज, तो आर मिक्सचर की वैल्यू आ जाएगी हमारी, it is nothing but R bar by X times 1/5 or 2/10 plus 4/10, so it is 6/10 R bar by X. तो ये तो हो गया R मिक्सचर की वैल्यू, ठीक है। अभी R मिक्सचर पता चल गया हमें। अभी हमें P2 को P1 के टर्म में एक्सप्रेस करना है, तो हम P1 के लिए इक्वेशन लिख देंगे, मतलब इनिशियली आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे। तो क्या आ जाएगा उससे, दैट इज P1 V1 इज इक्वल टू M1 R1 T1 एंड P1 इज नथिंग बट P1 एंड V1 इज V, M1 इज 1 kg, R1 इज R बार बाय X, क्योंकि इनिशियली क्या था, मॉलिक्यूलर वेट X था, सो इट इज R बार बाय X टाइम्स T1 इज T, सो P1 V R बार X बाय R बार X इंटू T। सो दिस इज से इक्वेशन 1, दिस इज से इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे आर मिक्सचर की वैल्यू। लेट मी डिवाइड इट फर्स्ट। सो 2/1 करेंगे तो क्या आएगा, P2/P1 एंड इट्स 5 आर मिक्सचर अपॉन R बार बाय X, सो इट इज 5 इंटू 6/10 R बार बाय X डिवाइड बाय R बार बाय X। तो ये 5 2s are 10, 2 3s are 6, so P2 will be equal to 3 times P1. So B is the correct answer for this. I hope you got it. यहाँ पर की पॉइंट क्या था याद रखने के लिए, that is summation means when masses are known to us, so R mixture can be calculated as summation Ri Xi, where Xi is a mass fraction, ठीक है, ये ध्यान में रखना था यहाँ पर। Coming to the second question, which of the following is an intensive thermodynamic property? Intensive thermodynamic property कौन सी इनमें से? So pressure is a intensive thermodynamic property. बाकी के तीनों जो है वो मास पर डिपेंड करते हैं, मतलब सिस्टम के एक्सटेंट पर डिपेंड करते हैं। एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, ये सारे एक्सटेंट पर डिपेंड करते हैं। प्रेशर ही ऐसी प्रॉपर्टी है थर्मोडायनेमिक वाली जो व्हाट वी से सिस्टम के एक्सटेंट पर नहीं डिपेंड करता है। Coming to the third question,
thermodynamic process for a pure substance is represented as a constant pressure process on a PV diagram and a constant temperature process on a TV diagram. So constant pressure process and constant temperature process ये PV प्लॉट पर, ये TV प्लॉट पर ऐसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, एक प्रोसेस है प्योर सब्सटेंस के लिए. देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. तो प्रेशर भी कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, ऐसा कब पॉसिबल है? ड्यूरिंग फेज चेंज हमें पता है कि प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट रहता है, ठीक है. सो व्हेन द सब्सटेंस इज अंडरगोइंग अ फेज चेंज, then at that time pressure is constant and its temperature is also constant. So C is the correct answer for this. Then next question, addition of reheat process to a simple Rankine cycle will always increase. So suppose this is a TS diagram for a Rankine cycle. It is something like this. Just say 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 to 1 is a process which is taking place in a boiler, ठीक है, constant pressure heat addition. और बाद में 1 से 2 एक्सपेंशन हो रहा है, what we say हायर प्रेशर टर्बाइन में. और बाद में 2 से 3 हीट एडिशन हो रहा है, दैट इज रीहीटिंग, फिर से रीहीट कर रहे हैं हम स्टीम को. और बाद में 3 से 4 बाद में लो प्रेशर टर्बाइन में फिर से एक्सपांड कर रहे हैं. बाद में 4 से 5 में कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन हो रहा है. और 5 से 6 में आइसेंट्रोपिक कॉम्प्रेशन हो रहा है, ठीक है. तो उन्होंने क्या बोला है कि अगर हम रीहीट कर रहे हैं, मतलब सिंपल रैंकाइन साइकिल में रीहीट अगर ऐड कर रहा है तो क्या होगा. अगर सिंपल रैंकाइन साइकिल थी तो ये कुछ इस तरीके से थी पहले, दैट इज ये हीट इस टेम्परेचर पर ऐड हो रही थी, इस टेम्परेचर रेंज में. और बाद में क्या हो गया, ये टेम्परेचर कम हो गया, मतलब मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन क्या हो गया, कम हो गया. ये इस प्रोसेस के कंपैरिजन में ये वाला टेम्परेचर तो कम हो गया ना, ये टेम्परेचर रेंज. तो मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है. हाँ, जब हम रीहीटिंग करते हैं तब. लेकिन ये जो टरबाइन से वर्क मिल रहा है हमें, वो क्या हो गया, बढ़ गया. मतलब रीहीट करने से क्या होगा, वर्क आउटपुट तो बढ़ेगा, लेकिन इफिशियंसी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी वो हम कंफर्म बता नहीं सकते. अगर मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन बढ़ता है तो इफिशियंसी बढ़ सकती है, लेकिन अगर मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन मतलब इसको हम और ज्यादा रीहीट करते गए, ये इसके मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर तक ही नहीं किया और आगे रीहीट करते गए, तो ऐसा हो सकता है कि मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन बढ़े और इफिशियंसी बढ़ जाए. लेकिन जनरली ऐसा करते नहीं है. तो रीहीटिंग में क्या होता है, वर्क आउटपुट तो बढ़ता है, लेकिन इफिशियंसी बढ़ेगी या नहीं इसको हम कंफर्म बता नहीं सकते. तो सी इज द करेक्ट आंसर. देन फिफ्थ क्वेश्चन, कार्नो साइकिल implemented using an ideal gas in a piston cylinder system will be. तो कार्नो साइकिल में क्या होता है, 4 प्रोसेसर होती है, दैट इज टी प्लॉट, TS प्लॉट सॉरी. सो इट इज 1 to 2 आइसेंट्रोपिक कॉम्प्रेशन, 3 आइसोथर्मल हीट एडिशन, 3 से 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, 4 से 1 व्हाट इज आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन. तो इसमें क्या हो रहा है, जो 1 से 2 और 3 से 4 प्रोसेस है वो तो आइसेंट्रोपिक है, मतलब हीट का ट्रांसफर होगा नहीं. तो ये 2 प्रोसेस में क्या होगा, सिर्फ व्हाट वी से वर्क आउटपुट मिलेगा. लेकिन ये जो 2-3 प्रोसेस है उसमें हीट ट्रांसफर भी हो रहा है और वर्क आउटपुट भी मिल रहा है. व्हाई, बिकॉज ये आइसोथर्मल प्रोसेस है. और आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर एन आइडियल गैस, अगर आइडियल गैस के लिए आइसोथर्मल प्रोसेस हो रही है तो जो हीट ट्रांसफर है और वर्क ट्रांसफर है वो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है फॉर एन आइडियल गैस, ठीक है. क्यों, बिकॉज डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू. और आइसोथर्मल है तो इंटरनल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ, मतलब आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी इज ओनली अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. तो ये फर्स्ट लॉ के हिसाब से हम ऐसे लिख सकते हैं. एंड देन इफ इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, 0. Why? Because T2 T1 will be same. So del Q is equal to del W for an isothermal process undergone by ideal gas. तो ideal gas के लिए मतलब
ये जो दो बचे वाले प्रोसेस है इसमें हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर दोनों होगा। तो कार्नो साइकिल में क्या होगा कि दो प्रोसेस में हीट ट्रांसफर होगा, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट ट्रांसफर होगा, और चारों प्रोसेस में वर्क ट्रांसफर होगा। तो वर्क ट्रांसफर इन ऑल द 4 पार्ट्स ऑफ द साइकिल एंड हीट ट्रांसफर इन द 2 पार्ट्स ऑफ द साइकिल। और ये हीट ट्रांसफर इन 2 पार्ट ऑफ द साइकिल ये कौन सा है, आइसोथर्मल के लिए होगा, दैट इज आइसोथर्मल। द वर्क ट्रांसफर इज फॉर टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड एस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये जो दोनों प्रोसेस होंगी सारों में वर्क ट्रांसफर होगा, एक में वर्क मिलेगा एक में वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। कमिंग टू द 6th क्वेश्चन, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ प्योर सब्सटेंस एट इट्स ट्रिपल पॉइंट इज। तो गिब्स फेज रूल के हिसाब से पता होता है हमें एफ प्लस पी इज इक्वल टू सी प्लस टू, वेयर एफ इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, पी इज नंबर ऑफ फेजेस, सी इज नंबर ऑफ कंपोनेंट। फॉर अ प्योर सब्सटेंस मतलब एक सिंगल प्योर सब्सटेंस है, तो कंपोनेंट क्या हो गया 1, एंड फेजेस ट्रिपल पॉइंट पर तीनों फेज एक साथ को एग्जिस्ट करता है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सो इट इज 3। सो एफ प्लस 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इज 3, सो एफ इज इक्वल टू 0। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम है फॉर अ प्योर सब्सटेंस एट इट्स ट्रिपल पॉइंट इज 0, ठीक है। तो डी इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस। देन कमिंग टू द 7th क्वेश्चन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन, the differential of the Gibbs function for a simple compressible system system can be represented as this dg is equal to vdp minus sdt. Using appropriate Maxwell relation derived from above equation, the quantity this for an ideal gas can be written as। तो ये क्वांटिटी आइडियल गैस के लिए कैसे लिख सकते हैं हम, तो एंट्रोपी एज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर दिया है, तो हम ऐसे प्रेशर वॉल्यूम के टर्म में लाने की कोशिश करेंगे इसको, ताकि हम सॉल्व कर सकें। तो कोई भी अगर एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। मतलब z अगर एक्स वाई का फंक्शन है तो उसको हम सिंपल टर्म में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर इसको मतलब अगर z को थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करना है तो क्या होना चाहिए कंडीशन, दैट इज डो एम बाई डो वाई एट एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट मस्ट बी इक्वल टू डो एन बाई डो एक्स एट वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये वाली एग्जैक्टनेस की कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हमारा m क्या है, m इज डो v एंड y इज डो t एंड कांस्टेंट क्या रखा है dp, दैट इज x, ठीक है। ये m को इसके साथ कंपेयर करना है, dx को इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ठीक है। तो बाद में n क्या आ जाएगा, n इज माइनस डो s एंड x इज डो p एंड y इज एट कांस्टेंट t, ठीक है। तो ये आ गया रिलेशन। तो डो माइनस डो एस बाई डो पी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू डो वी बाई डो टी एट कॉन्स्टेंट पी, ठीक है। ये आ गया मैक्सवेल रिलेशन के हिसाब से। तो फॉर एन आइडियल गैस वी नो दैट पी वी इज इक्वल टू आर टी, मतलब एम आर टी होता है, और मास इधर गया तो ये स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गया। तो डिफरेंशिएटिंग एट कॉन्स्टेंट प्रेशर वी विल गेट डो वी बाई डो टी इज इक्वल टू आर एट प्रेशर कॉन्स्टेंट। So dou v by dou t at pressure constant is equal to r by p. So this term will be equal to r by p. So B is the correct answer for this. Next question. Carnot engine receives 2000 kilojoule of heat from the source at 1200 Kelvin and reject 500 kilojoule of heat to the sink. The sink temperature is. तो कार्नो साइकिल इज अ रिवर्सिबल साइकिल, और रिवर्सिबल साइकिल के लिए हम जानते हैं कि इंटीग्रल डेल क्यू बाई टी इज इक्वल टू 0। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज ये अगर टी एच से हीट आ रही है क्यू एच, दैट इज इट इज हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, दिस इज हीट इंजन, दिस इज टी एल, दिस इज डब्ल्यू से, दिस इज क्यू एच, दिस इज टी क्यू एल, ठीक है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, और सिंपल टर्म्स में कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए सीधे सीधे लिखते हैं। एफिशिएंसी कैन बी रिटन एज 1 माइनस टी एल बाई टी एच एंड इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1 माइनस क्यू एल बाई क्यू एच। तो क्यू एल बाई टी एल इज इक्वल टू क्यू एच बाई टी एच। इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसा आ जाएगा। तो हमें टी एल निकालना है, सो टी एल विल बी इक्वल टू टी एच मल्टीप्लाइड बाय क्यू एल बाई क्यू एच। तो टी एच क्या हो जाएगा हमारा, टी एल इज इक्वल टू
EH is 1200, QL is 500 and it is 2000. तो 500 ये 5 4 ज़ा 20 4 3 ज़ा 12, तो 300 केल्विन इज द करेक्ट आंसर फॉर द सेम टेम्परेचर. ठीक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. तो क्या दे रखा है उन्होंने, एक क्लोज वेसल है, कंटेन अ प्योर सब्सटेंस विद 0.1 मीटर क्यूब ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड एंड 0.9 मीटर क्यूब ऑफ सैचुरेटेड वेपर. सैचुरेटेड लिक्विड दैट इज ये वॉल्यूम दे रखा है उन्होंने V लिक्विड का, और ये वॉल्यूम दे रखा है उन्होंने V वेपर का, एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम है ये है V लिक्विड एंड दिस इज V वेपर. तो परसेंटेज ऑफ वेपर इन अ मिक्सचर ऑन मास बेसिस, so that is mass of vapor upon mass of vapor plus mass of liquid. so ये निकालना है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है तो ये परसेंटेज आ जाएगा. so ये वाला रेशियो हमें निकालना है. तो इट इज ऑल्सो नोन एज ड्राइनेस फ्रैक्शन. तो ये कैसे करेंगे हम, वी नो दैट मीटर क्यूब अपॉन मीटर क्यूब पर kg इज नथिंग बट kg. तो हम वॉल्यूम ऑफ लिक्विड अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड करेंगे तो हमें मास ऑफ लिक्विड मिल जाएगा. तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज 0.1, वॉल्यूम स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज 0.000843. तो यहाँ से हमें मास ऑफ लिक्विड मिल जाएगा. सिमिलरली मास ऑफ वेपर के लिए क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ वेपर अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर. ये मीटर क्यूब में है, ये मीटर क्यूब पर केजी में है, तो फाइनल आंसर हमारा आएगा केजी में. तो यहाँ से हमें मास ऑफ लिक्विड मिल गया और मास ऑफ वेपर मिल गया. ठीक है, वेट अ सेकंड. तो मास ऑफ लिक्विड और मास ऑफ वेपर मिल गया हमें. तो फाइनली हमें क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है. तो mv अपॉन mv प्लस ml, तो यहाँ से हमारा ड्राइनेस फ्रैक्शन आ जाएगा. तो फॉर क्वेश्चन नंबर 9, लेट मी सी व्हाट इज द आंसर. इट इज इन द रेंज ऑफ 22 to 22.3%. ठीक है, परसेंटेज बोला है उन्होंने, तो ध्यान में रखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा आंसर निकलने के बाद भी. सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. गैस ओबेज अ वैन डर वाल इक्वेशन ऑफ द स्टेट विथ, ये वैन डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट दिया है, ए और बी कांस्टेंट है. तो कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर विच इज रिटर्न एज Z इज इक्वल टू PV बाय RT इन द लिमिट ऑफ हाई स्पेसिफिक वॉल्यूम, दैट इज V बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू B, दैट इज B इज वेरी वेरी ग्रेटर देन B, दैट इज B बाय V इज वेरी वेरी लेस देन 1. ठीक है, तो इस लिमिट में Z की वैल्यू दैट इज Z इज इक्वल टू PV बाय RT, इसकी वैल्यू क्या आएगी कंसिडरिंग वैन डर वाल इक्वेशन. तो वैन डर वाल इक्वेशन क्या होता है, P प्लस A बाय V स्क्वायर, V माइनस B इज इक्वल टू RT. तो P बाय RT इधर ला लिया हमने, A अपॉन V स्क्वायर RT इज इक्वल टू 1 अपॉन V माइनस B, एंड P बाय RT प्लस A बाय V स्क्वायर बाय RT टेकिंग 1 बाय V कॉमन, 1 अपॉन 1 माइनस B बाय V. और हमें पता है B बाय V 1 से काफ़ी कम है, तो हम इसको बाइनोमियल में एक्सपांड कर सकते हैं, दैट इज, और ये V को इधर ले जाते हैं हम, तो इट विल बिकम PV बाय RT प्लस AV बाय RT एंड इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस B बाय V होल रेज़ टू पावर माइनस 1. और हमें पता है 1 माइनस एक्स का पावर माइनस 1 को कैसे रख सकते हैं हम, इट इज़ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन, इस तरीके से लिख सकते हैं हम. PV बाय RT मतलब Z प्लस A अपॉन V बाय RT इट इज इक्वल टू 1 प्लस B बाय V प्लस B बाय V का होल स्क्वायर, B बाय V का होल क्यूब. तो ये कैसे हो जाएगा हमारा, लेट मी सी, कुछ गलत कर रहा हूँ क्या मैं, बराबर. तो when B by V is very very smaller than 1, that is B by V is tending to 0. तो मतलब B by V क्या है, बहुत कम है 1 से. तो ये जो B by V स्क्वायर होगा वो तो और काफ़ी कम होगा, B by V क्यूब होगा वो और काफ़ी कम होगा. तो इनको हम क्या करेंगे, हायर ऑर्डर टर्म को निगलेक्ट करेंगे अप्रोक्सीमेटली. तो Z विल बी इक्वल टू 1 प्लस B by V माइनस A by V RT. सो इट विल बी 1 प्लस 1 बाय V B माइनस A बाय RT
तो z विल बिकम इक्वल टू 1+1/v एंड t माइनस a/rt। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 11, कंसिडर अ thermodynamic relation dou Cp by dou T is equal to minus T dou square V by dou T square is equal to P for a certain gas if the isobaric thermal expansion coefficient alpha is equal to 1 by T, so where T is a temperature measured in Kelvin, the value of dou Cp by dou T is। तो हमें पता है कि Pv is equal to RT रहता है। ठीक है, तो अगर हम V is equal to R by P to T ऐसे लिखे हम, और बाद में dou V by dou T निकले एट कांस्टेंट प्रेशर, सो इट विल बिकम R by P, और इसको हम सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज dou square V by dou T square एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये क्या आएगा, 0 फॉर एन आइडियल गैस। तो अगर ये 0 आ रहा है तो ये क्या आ जाएगा, 0। तो ये इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे करना है हमें डिफरेंशिएट, दिया है उन्होंने। Coming to the question number 12, a piston cylinder system has an initial volume that is V1 is 0.1 meter cube, contain an ideal gas, CV दे रखा है उन्होंने, R दे रखा है, at 1.5 bar pressure and temperature at state 1 is also given. Piston is moved to compress the gas until the pressure and temperature reaches 10 bar and 423 degrees Celsius. During this process, 20 kilojoule of work is done on the gas, that is W input is 20 kilojoule, and what they are saying, मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेट दे रखी है और आइडियल गैस है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी रिटर्न एज mCv टाइम्स डेल्टा T, दैट इज mCv T2 माइनस T1। m is nothing but P1 V1 by R T1 and it is CV T2 माइनस T1। ये यहाँ से m निकल गया आइडियल गैस इक्वेशन से, CV हमें नोन है, T2 और T1 दोनों हमें नोन है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा डेल्टा U। तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ वी कैन राइट, सपोज हीट इज ऑल्सो एंटरिंग द सिस्टम, सो इट इज Q in प्लस W in। एज्यूम कर रहे हैं हम, हमें वर्क का तो कंफर्म पता है, तो इट इज फ्रॉम फर्स्ट लॉ वी नो दैट E in माइनस E out इज इक्वल टू डेल्टा E। और अगर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस निगलेक्ट कर रहा है तो E in इज नथिंग बट Q in प्लस W in माइनस E out इज 0, सो इट इज इक्वल टू डेल्टा U। तो बिकॉज नथिंग इज मूविंग आउट, जो वर्क आ रहा है वो अंदर आ रहा है सिस्टम के, और हीट भी हम मान रहे हैं फिलहाल के लिए, बिकॉज हमें मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट है, तो ये हम एज्यूम कर रहे हैं अगर अपोजिट डायरेक्शन में आया तो क्या मतलब होगा उसका, कि हीट सिस्टम से बाहर जा रही है। ठीक है, तो इट इज Q in प्लस W in माइनस 0 इज इक्वल टू डेल्टा U, एंड डेल्टा U वी हैव कैलकुलेटेड, W in इज गिवन, सो यहाँ से सिर्फ क्या निकल जाएगा, Q in इज इक्वल टू डेल्टा U माइनस W। फॉर क्वेश्चन नंबर 12, करेक्ट आंसर इज, आई थिंक इट्स 3.8, लेट मी सी, 12 का आंसर है D, यस। तो 3.8 आंसर आ जाएगा आपका आफ्टर पुटिंग ऑल द वैल्यूज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रिवर्सिबल साइक्लिक डिवाइस है, एब्जॉर्ब्स 400 किलोजूल पर सेकंड, दैट इज 400 किलोवाट ऑफ हीट फ्रॉम अ रिजर्वायर मेंटेन एट 265 केल्विन एंड रिजेक्ट टू अनदर रिजर्वायर 298 केल्विन। तो एक साइक्लिक डिवाइस है जो क्या कर रहा है, लोअर टेम्परेचर से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और हायर टेम्परेचर पे लेके जा रहा है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ वर्क डन बाय द डिवाइसेस, तो मैग्नीट्यूड बोला उन्होंने, तो ये क्या है, साइक्लिक डिवाइस जो है वो जो भी है वो रेफ्रिजरेटर है, दैट इज इट इज टेकिंग हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर, it is refrigerator, we are doing work on it and it is supplying heat to higher temperature। तो COP कैसे निकालते हैं हम, COP of refrigerator can be written as desired effect that is Q by work input, और इसको अगर रिवर्सिबल है तो टेम्परेचर के टर्म में क्या लिख सकते हैं हम, COP is equal to lower temperature upon higher temperature minus lower temperature, so it is in the terms of temperature। जब हमारा डिवाइस रिवर्सिबल है इसको ऐसे लिख सकते हैं, और जनरली इट इज रिटन एज डिजायर्ड इफेक्ट बाय वर्क इनपुट। और ये जो साइक्लिक डिवाइस है वो क्या कर रहा है, पंप कर रहा है हीट को लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे। तो ये वाली हीट गिवन है हमें, तो हम एज अ रेफ्रिजरेटर कंसिडर करके वर्क डन निकाल सकते हैं। सो इट इज Q by W
and it is equal to TL upon TH minus TL. So it is Q is nothing but 400 kilowatt and it is W. TL is 265, so 298 minus 265. तो इसको सॉल्व करेंगे हम इस इक्वेशन को, तो यहाँ से वर्क डन निकल के आएगा हमारा फॉर क्वेश्चन नंबर 13. इट इज ऑप्शन नंबर डी. सो 49.81 इज द करेक्ट आंसर इन किलोवाट. ठीक, क्योंकि ये हमारी किलोवाट में है. किलो जूल पर सेकंड इज नथिंग बट किलोवाट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. एक रिवर्सिबल प्रोसेस हो रही है. In a reversible process, an ideal gas having Cp of 1.04 and R is 0.297 at 293 Kelvin is compressed in a cylinder from 100 kilopascal to 500 kilopascal. So P1 is 100 kilopascal. P1 is V1 नहीं दे रखा है. P1 is 293 Kelvin. P2 is 500 kilopascal. And during this relation, what we say? During this compression process, the relationship between pressure and volume can be expressed as PV raised to power 1.3 is equal to constant. तो ठीक है, ऐसा रिलेशन दे रखा है उन्होंने. देन बाद में इसको ही हम कैसे लिख सकते हैं? अगर देखिए मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस रहती तो PV raised to power gamma is equal to constant रहता है, लेकिन ये एडियाबैटिक नहीं है, पॉलीट्रोपिक है. तो एडियाबैटिक के लिए हम ऐसे लिखते हैं ना, दैट इज T2 by T1 is equal to P2 by P1 अपॉन गैमा माइनस 1 अपॉन गैमा. तो सिमिलरली पॉलीट्रोपिक के लिए भी ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज T2 by T1 इज इक्वल टू P2 by P1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n. क्योंकि ये कन्वीनियंट हो जाएगा हमें, क्योंकि तो इससे टेम्परेचर्स नोन नहीं है, प्रेशर नोन है. तो उन्होंने क्या पूछा है कि एंट्रोपी चेंज पूछा है, और एंट्रोपी निकालने के लिए टेम्परेचर प्रेशर दोनों का रेशियो चाहिए हमें. वो कैसे? बिकॉज वी नो दैट TDS is equal to DH minus VDP and DH is equal to CP dt. ये TDS relation और it is CP dt minus PV is equal to RT. So V can be written as RT by P. So it is RT by P dP and it is TDS. So DS is equal to CP dt by T minus R by P dP. तो इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे, मतलब इफ वी एज्यूम दैट स्पेसिफिक हीट रिमेन्स कांस्टेंट, देन वी कैन इंटीग्रेट दिस इक्वेशन जो हमें TDS से मिला. सो इट इज डेल्टा एस दैट इज S1 माइनस S2 इज इक्वल टू CP ln T2 by T1 माइनस R ln P2 by P1. तो ये इक्वेशन का अजम्पशन क्या है, मतलब इसको डिराइव करने के पीछे के कि एक तो आइडियल गैस होनी चाहिए बिकॉज हमने इक्वेशन ऑफ स्टेट यूज किया, और सेकंड इसको इंटीग्रेट करते टाइम Cp बाहर ला लिया, मतलब Cp कांस्टेंट रहना चाहिए. ठीक है, तो Cp इज कांस्टेंट एंड दिस इज आइडियल गैस. तो यही अजम्पशन है, और बाद में डेल्टा एस आ गया हमारा. तो P2 इज नोन, P1 इज नोन, तो ये टर्म निकालने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो कौन सा टर्म निकालने में प्रॉब्लम है? सो इट इज T2 by T1, और हमने मतलब गैस इज फॉलोइंग पॉलीट्रोपिक लॉ. सो इट इज T2 by T1 इज इक्वल टू P2 by P1 रेज़ टू पावर गैमा माइनस 1 दैट इज n माइनस 1 अपॉन n. अगर एडियाबैटिक होती तो यहाँ गैमा आता, लेकिन यहाँ n की वैल्यू क्या है 1.3. तो ये यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे हम, तो T2 by T1 निकल जाएगा हमारा, तो हमारा डेल्टा एस निकल जाएगा. वाई? बिकॉज T2 by T1 इज नोन, P2 by P1 इज नोन. ऑन सब्सटीट्यूटिंग वैल्यूज वी विल गेट फॉर क्वेश्चन नंबर 14 आंसर एज ए. तो माइनस 91 आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो फॉर 14 A is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम. तो क्या दे रखा है उन्होंने? सब्लिमेशन प्रेशर ऑफ अ वाटर वेपर एट 233 केल्विन इज 13 किलोपास्कल. दैट इज P sat 1 is 13 पास्कल and T sat 1 is 233 केल्विन. Assume water vapor to behave as an ideal gas. सही है. तो आइडियल गैस मानना है तो हम क्लॉसियस क्लैपिरॉन इक्वेशन यूज कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि वो डिराइव भी हम आइडियल गैस एज्यूम करके करते हैं. एंड लैटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन दैट इज HFG इज नथिंग बट 2840 किलोजूल पर kg. सब्लिमेशन प्रेशर ऑफ वाटर एट दैट इज T sat 2 दे रखा है उन्होंने 213 केल्विन. वी नीड टू कैलकुलेट P sat 2. ठीक है,
इस प्रेशर पर सॉरी इस टेम्परेचर पर प्रेशर क्या होगा वो निकालना है हमें। तो कैसे निकालेंगे हम, हमें पता है कि क्लॉसियस कैपिरॉन इक्वेशन कैसे लिखते हैं, और उसके सारे मतलब उसके अजम्पशन क्या होता है उसके पीछे का, कि वो आइडियल गैस के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। कैसा इक्वेशन, दैट इज ln psat2 by psat1 is equal to hfg by r 1 by tsat1 minus 1 by tsat2। कुछ ऐसा इक्वेशन आता है, और याद करते समय अगर आप याद कर रहे हैं ये कैसे आया देखना है तो पिछला वाला वीडियो है एक 2008 से 20 का पेपर सॉल्व किया है मैंने, उसमें डिराइव करके दिया है। तो याद क्या रखना है आपको, इट इज ln psat2 by psat1 और यहाँ पर tsat1 माइनस tsat2 है, ठीक है, 1 by tsat1 माइनस tsat2। तो कंसिस्टेंट यूनिट में रखना है सारों को, दैट इज इट इज इन किलोजूल पर केजी, इट इज इन किलोजूल पर केजी केल्विन। ये तो रेशियो है, तो दोनों इसका जो यूनिट आएगा वो इसका यूनिट आएगा, और इसको यहाँ पर ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है इसको केल्विन में रखना है, ठीक है। तो ये सारा रखने के बाद आपका फाइनली आंसर आ जाएगा पास्कल में फॉर क्वेश्चन नंबर 15। इट इज इन द रेंज ऑफ 1.05 टू 1.15, इस मतलब इन दोनों के बीच में आ जाएगा, इस रेंज में आंसर आ जाएगा आपको, ठीक है। देन कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 16, इन अ हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस ऑफ अ ड्राई एयर, हीटिंग और ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है, हीट भी कर रहा है और ह्यूमिडिफाई भी कर रहा है। ये इस साइकोमेट्रिक चार्ट पर कैसे दिखेगी ये प्रोसेस कुछ, दैट इज हीट भी कर रहा है और ह्यूमिडिफाई भी कर रहा है, दैट इज 1 से लेकर 2 तक, ठीक है, कुछ इस तरीके से दिखेगी प्रोसेस। एट स्टेट 1 relative humidity is 10% and saturation temperature is that is dry bulb temperature is 10 डिग्री सेल्सियस। कुछ इस तरीके से प्रोसेस हो रही है, दिस इज एट स्टेट 1। बाद में क्या किया, मास ऑफ स्टीम ऐड की इन्होंने, कुछ स्टीम ऐड की ताकि ह्यूमिडिफाई कर सके, विच इज एट ए टेम्परेचर T, ठीक है। देन द रिजल्टेंट मिक्सचर इज एट दैट इज एट स्टेट 2, resultant mixture is at 25 डिग्री सेल्सियस एंड phi2 is equal to 50%। तो स्टेट 2 पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है 50% है, और टेम्परेचर क्या है ड्राई बल्ब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, एंड टोटल प्रेशर रिमेन्स सेम, दैट इज जो टोटल प्रेशर है वो सेम रह रहा है बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसेस। द सैचुरेशन प्रेशर ऑफ वाटर वेपर एट 10 डिग्री सेल्सियस दैट इज psat1 is 1.2281 kPa and psat2 is 3.1698 kPa। ये दे रखा है उन्होंने, एंड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी दे रखा है, दैट इज PV अपॉन PDA, एंड वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू 622 PV अपॉन P ड्राई एयर। तो P टोटल क्या होता है, दैट इज P ड्राई एयर प्लस P वाटर वेपर। तो ये क्या आ जाएगा, अगर टोटल प्रेशर हमेशा सेम रह रहा है तो इट इज 622 PV अपॉन P टोटल माइनस PV, ठीक है, बिकॉज बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसेस PT इज रिमेनिंग कांस्टेंट। तो इससे निकालेंगे हम ओमेगा, और PV कैसे निकालते हैं हम, हाउ डू वी कैलकुलेट PV, सो वी नो दैट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी इट इज नथिंग बट PV बाय Psat एट द सेम टेम्परेचर। सो वेपर प्रेशर एट द टेम्परेचर T एंड सैचुरेशन प्रेशर एट सेम टेम्परेचर T। तो phi1 नोन है हमें, Psat1 नोन है, तो यहाँ से आएगा PV1 दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर एट स्टेट 1, एंड सिमिलरली अगर PV1 आ गया तो ओमेगा 1 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली phi2 नोन है, Psat2 नोन है, तो यहाँ से आएगा PV2, वैल्यू पुट करनी है तो यहाँ से PV2 आ गया, यहाँ पर PV2 की वैल्यू पुट करेंगे तो ओमेगा 2 आ जाएगा, एंड इसका यूनिट क्या है, इट इज ग्राम पर kg ऑफ ड्राई एयर, ठीक है। तो अभी ये आ गया हमारा, अभी नेक्स्ट टास्क क्या बचा है हमारा, मास बैलेंस अप्लाई करेंगे। तो हमें पता है कि ड्राई एयर का कंटेंट चेंज नहीं होता है, मॉइस्ट एयर इज कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, दैट इज मॉइस्ट एयर, इट इज ड्राई एयर प्लस वाटर वेपर। तो ड्राई एयर का कंटेंट तो चेंज नहीं होता है, तो स्टीम ऐड करेंगे तो क्या होगा, वाटर वेपर का कंटेंट चेंज होगा।
सो बैलेंस लगाएंगे फॉर अ स्टेडी प्रोसेस, इट कैन बी रिटन एज दैट इज मास ऑफ वाटर वेपर एट 2 इज इक्वल टू मास ऑफ स्टीम एडेड प्लस मास ऑफ वाटर वेपर एट स्टेट 1। जितना स्टेट 1 में होगा उसमें हमने कुछ स्टेट स्टीम ऐड की है, तो उसके वजह से वेपर कंटेंट क्या हो जाएगा, स्टेट 2 पे बढ़ जाएगा। सो दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट। सो mv2 माइनस mv1 इज इक्वल टू ms, एंड तो हमें मास ऑफ स्टीम निकालना है इन ग्राम्स पर केजी ऑफ ड्राई एयर, तो इट इज मास ऑफ स्टीम। So when we will divide the whole equation by mass of dry air, which is unaltered during the process, so it is mass of dry air upon mass of dry air. So mass of steam by dry air is equal to mv2 by ma is nothing but omega 2, mv1 by ma is nothing but omega 1. So it is m1 by ma, that is ms by ma. तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ओमेगा 2 हमने निकाल लिया, ओमेगा 1 हमने निकाल लिया, तो मास ऑफ स्टीम बाय मास ऑफ दैट इज मास ऑफ स्टीम इन ग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर इज नथिंग बट ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। तो ओमेगा 2 और ओमेगा 1 ही निकालना है टास्क इसमें, बाकी सब अपने आप निकल जाएगा। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 16 करेक्ट आंसर इज इन द रेंज ऑफ 8.5 to 9.5। ओमेगा का यूनिट है ग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर, तो ms बाय ma का भी यूनिट हो जाएगा ग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 16 8.5 से 9.5 के बीच में आंसर आ जाएगा। आई होप समझ में आया आपको। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या दे रखा है उन्होंने, एक वेपर कंप्रेशन सिस्टम है, रेफ्रिजरेंट लीव्स द इवेपोरेटर, let me draw it on TS plot। क्या कर रहा है, रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर को लीव कर रहा है एट इन अ सैचुरेटेड वेपर कंडीशन, सो लाइक दिस। सो दिस इज स्टेट 1। तो यहाँ से इवेपोरेटर को छोड़ के जा रहा है और वो कहाँ पे, कंप्रेसर में एंटर कर रहा है, एंड स्पेसिफिक एंथैल्पीज ऑफ सैचुरेटेड वेपर एट 0 डिग्री सेल्सियस, दैट इज ये 0 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर जो एंट्रोपी है दैट इज ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड वो 50 किलो जूल पर केजी है, एंड सैचुरेटेड वाटर वेपर दैट इज H1 क्या दे रखा है उन्होंने, इट इज 250 किलो जूल पर केजी, सो इट इज H1। एंड द रेफ्रिजरेंट लीव्स द कंप्रेसर विथ अ स्पेसिफिक एंथैल्पी दैट इज एट स्टेट 2, इट इज लीविंग द कंप्रेसर, सो एट स्टेट 2 इट्स व्हाट वी से एंथैल्पी इज नथिंग बट 300 किलो जूल पर केजी। और कंडेंसर में क्या हो रहा है, दैट इज एट स्टेट 3, 2 से 3 क्या हो रहा है, हीट रिजेक्शन हो रहा है कंडेंसर में, एंड 3 से 4 क्या होगा, थ्रॉटलिंग होगी टू द इनिशियल प्रेशर, एंड 4 से 1 क्या होगा, रेफ्रिजरेशन, इट इज इन द इवेपोरेटर। तो थ्रॉटलिंग के लिए हमें पता है H3 इज इक्वल टू H4 होता है, ठीक है, एंड फ्रॉम द एग्जिट ऑफ द कंडेंसर रेफ्रिजरेंट इज थ्रॉटल टू इवेपोरेटर प्रेशर, ये दिखा दिया हमने। एंड इफ द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस दैट इज COP इज इक्वल टू 2.8, एंड COP इज नथिंग बट डिजायर्ड इफेक्ट दैट इज रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बाय वर्क इनपुट, एंड रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इज नथिंग बट H1 माइनस H4, वर्क इनपुट इज नथिंग बट H2 माइनस H1। तो यहाँ से हमें क्या नोन है, H1 नोन है, H2 नोन है, तो इट इज H1 is nothing but 250, H4, H2 minus H1 is 50, तो H4 हमारा आएगा निकल के, let me calculate, it is 50 into 2.8 plus 250, so हमारा H4 आ जाएगा, it is 110 किलो जूल पर केजी। तो ये आ गया हमारा H4। तो H4 जब आ गया हमारा, तो ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालना है एंटरिंग द इवेपोरेटर, दैट इज H4 पे x की वैल्यू क्या होगी, तो वो कैसे निकालेंगे, H4 इज इक्वल टू HF प्लस x टाइम्स HFG, वेयर HF इज एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड वेपर एट 0 डिग्री सेल्सियस, और HFG एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो H4 आ गया 110, HF क्या दे रखा है उन्होंने 50,
एंड x टाइम्स HFG इज नथिंग बट 200. सो ये आ जाएगा 60 डिवाइड बाय 200, इट इज नथिंग बट x, तो इट इज 60 बाय 200 और 17.3 is the correct answer. तो ड्राइनेस फ्रैक्शन एट स्टेट 4 इज नथिंग बट 0.3. तो 17 का लेट मी चेक. यस, तो 0.3 है इसका करेक्ट आंसर. ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हॉट एयर इज अज्यूम्ड टू बी एन आइडियल गैस, जिसका CP दे रखा है, गैमा दे रखा है. एंटर द टरबाइन. So it is a turbine and it is state 1, it is state 2, it is entering a turbine. So P1 is 10 bar, T1 is 1000 Kelvin and leaves at the pressure that is P2 is 5 bar. Subsequently it expands in the nozzle. So nozzle में expand हो रही है वो, it is like this. So this is say nozzle to state say 3. So if inlet velocity of the air in the nozzle that is V2 is assumed to be 0, that is negligible, then final velocity that is V3 is question 1. और कहाँ तक expand हो रही है? P3 is 1 bar. And assume both this process to be adiabatic and reversible. Reversible and adiabatic means isentropic. तो isentropic process के लिए for an ideal gas हमें पता है कैसे लिख सकते हैं हम, दैट इज PV रेस्ट टू पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट, और ऊपर ही बताया हमने. इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, T2 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई P1 रेस्ट टू पावर गैमा माइनस 1 अपॉन गैमा. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दैट इज T2 इज इक्वल टू T1 एंड P2 इज नथिंग बट 5 बार, इट इज 10 बार एंड गैमा माइनस 1 अपॉन गैमा, गैमा इज गिवन टू अस. सो T2 की वैल्यू आ जाएगी T1 के टर्म्स में 0.5 गैमा माइनस 1 अपॉन गैमा. तो ये तो आ गई T2 की वैल्यू. ठीक है, तो जब T2 आ गया, अभी हमें T3 निकालना है. तो T3 कैसे निकालेंगे, सिमिलरली 2 to 3 भी क्या बोलते हैं उसको, रिवर्सिबल एडियाबैटिक है, दैट इज आइसेंट्रोपिक है. सो इट इज T3 बाई T2 इज इक्वल टू P3 बाई P2 रेस टू पावर गैमा माइनस 1 अपॉन गैमा एंड T3 इज इक्वल टू T2 एंड P3 इज 1 बाई 5 गैमा माइनस 1 अपॉन गैमा. तो यहाँ से आ गई हमारी T3 की वैल्यू, वाई बिकॉज T2 नोन है, और T2 की यहाँ से आ गई वाई बिकॉज T1 नोन है. तो T3 इज नोन टू अस, T2 इज नोन टू अस आफ्टर कैलकुलेटिंग. तो अभी क्या करना है हमें, बस एनर्जी इक्वेशन लगाना है बिटवीन 2 and 3. कंट्रोल वॉल्यूम सिलेक्ट करना है पहले. It is a steady flow process. So suppose say this is a control volume and 2 and 3 are the control surface, inlet and exit sections. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E डॉट इन माइनस E डॉट आउट इज इक्वल टू DE बाई DT CV. स्टेडी फ्लो प्रोसेस के लिए कंट्रोल वॉल्यूम में चेंजेस टाइम के साथ 0 है, तो इट इज E डॉट इन इज इक्वल टू E डॉट आउट. और सिंगल इनलेट आउटलेट है, तो E डॉट इन मतलब M डॉट इन और M डॉट आउट दोनों बराबर हो जाएंगे मास बैलेंस से. तो इट इज M डॉट इन स्पेसिफिक एनर्जी इन, सो इट इज M डॉट इन इज इक्वल टू M डॉट आउट टाइम्स E आउट. ठीक है, तो ये E इन और E आउट क्या हो जाएगा, हाँ M डॉट इन और M डॉट आउट क्या हो जाएगा 0. तो E इन क्या हो जाएगा, इट इज H1 दैट इज मतलब इनलेट स्टेट पे जो एंथैल्पी है मतलब एनर्जी है, दैट कैन बी रिटर्न एज H2 प्लस V2 स्क्वायर बाय 2000 प्लस GZ2 इज इक्वल टू H1 प्लस दैट इज H3 प्लस V3 स्क्वायर बाय 2000 प्लस GZ3. E को हम ऐसे लिख सकते हैं. तो यहाँ पे एज्यूमिंग सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, बिकॉज Z के बारे में कुछ दिया नहीं है उन्होंने वेट. सो एज्यूमिंग द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, ये Z2 Z3 बराबर हो जाएगा. तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा इक्वेशन फाइनल वाला, जिसको सॉल्व करके हमें V2 निकालना है. एंड उन्होंने दे रखा है कि इनलेट स्टेट पे वेलोसिटी नेग्लिजिबल है, दैट इज V2 इज 0. सो इट इज H2 इज इक्वल टू H3 प्लस V3 स्क्वायर बाय 2000 एंड फॉर एन आइडियल गैस H इज नथिंग बट CPT
तो इट इज Cp T2 माइनस T3 एंड इट इज V3 स्क्वायर बाय 2000। ठीक है, तो T2 निकाला है हमने, T3 निकाला है पहले ही। ठीक है, तो उससे V3 निकल जाएगा, दैट इज एग्जिट पे जो वेलोसिटी है वो निकल जाएगी। एंड फॉर क्वेश्चन नंबर 18 इट्स आंसर इज इन द रेंज ऑफ 770 से लेके 785 तक इन मीटर पर सेकंड। तो इस रेंज में आंसर आ जाएगा आपका। देन कमिंग टू द 19 क्वेश्चन, क्या दे रखा है उन्होंने, टीएस प्लॉट दिया है फॉर अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस दैट इज 1 2 3 इज अ सम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस एंड द हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग द रिवर्सिबल प्रोसेस 1 2 3। सो 1 से 3 में जो रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर हो रहा है वो क्या होगा। तो वी नो दैट रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर कैन बी रिटर्न एज एरिया अंडर टीएस प्लॉट, दैट इज हीट ट्रांसफर इन रिवर्सिबल प्रोसेस एरिया अंडर टीएस प्लॉट। ठीक है, तो 1 से 3 जो प्रोसेस हो रही है उसके लिए क्या होगा, दैट इज एरिया अंडर टीएस प्लॉट प्रोजेक्टेड ऑन एंट्रोपी एक्सिस। तो हीट ट्रांसफर कैसे निकालेंगे हम, दैट इज एरिया 1 2 एंड एरिया 2 3। सो ये वाला एरिया कितना आ जाएगा, वी नो दैट 1 से 2 के लिए क्या आ जाएगा, ये क्या है ट्रेपेजियम टाइप का है, तो इसका मतलब इसका एरिया क्या आता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड दैट इज 300 प्लस 450 इंटू परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होता है वो पैरेलल साइड के बीच में वो, दैट इज 0.75 माइनस 0.25 नथिंग बट 0.5। तो ये हो जाएगा इसका एरिया। एंड सिमिलरली ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या आता है, इट इज हाइट इज 450 एंड व्हाट इज विड्थ इज 0.9 माइनस 0.75। तो ये दोनों एरिया को ऐड कर देंगे तो टीएस डायग्राम का एरिया आ जाएगा एंड वही हमारा होगा रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग द प्रोसेस 1 से 3। फॉर क्वेश्चन नंबर 19 इट इज 255। 255 इज द करेक्ट आंसर आफ्टर सॉल्विंग दिस। ठीक है, देन कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 20, एक सिंपल रैंकाइन साइकिल दे रखी है, सुपर हीटेड स्टीम एंटर द टर्बाइन एट 100 बार 500 डिग्री सेल्सियस at the rate of 100 kg per second and it expand isentropically in the turbine to the condenser pressure। ठीक है, the temperature in the condenser is 30 डिग्री सेल्सियस और सारी वैल्यूज दे रखी है 30 डिग्री सेल्सियस पर। सैचुरेटेड वाटर फ्रॉम द कंडेंसर इज पम्प बैक टू द बॉयलर नेग्लेक्टिंग द पंप वर्क, द इफिशियंसी ऑफ द साइकिल इज। तो इफिशियंसी क्या होता है, दैट इज नेट वर्क बाय हीट इनपुट एंड नेट वर्क इज टर्बाइन वर्क माइनस कंप्रेसर वर्क बाय हीट इनपुट एंड नेग्लेक्टिंग दैट इज टर्बाइन वर्क माइनस पंप वर्क। तो यहाँ पे पंप वर्क नेग्लेक्ट करना है तो इट इज टर्बाइन वर्क बाय क्यूएन। तो हमें टर्बाइन वर्क और हीट इनपुट निकालना है। तो साइकिल दे रखी है हमें उन्होंने, दैट इज रैंकाइन साइकिल, और लेट्स से आई एम प्लॉटिंग इट ऑन टीएस प्लॉट। सो इट इज समथिंग लाइक दिस। ये आ जाएगा हमारा, it is state 1 that is entry to the turbine, it is state 2 entry to the condenser, it is state 3 बाद में 3 से 1 जो हो रहा है वो बॉयलर में हो रहा है सब कुछ। ठीक है, तो बिकॉज पंप वर्क हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, दैट इज H3 and H4 are equal. Turbine work is nothing but enthalpy difference between 1 and 2, that is H1 minus H2, and heat input is nothing but H1 minus H4. So it can also be written as H1 minus H2 upon H1 minus H4 is nothing but H3 because H3 and H4 are equal. और H3 क्या होता है, H3 is nothing but HF at 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, दिख रहा है यहाँ पे क्लियरली, उन्होंने बोला है सैचुरेटेड वाटर फ्रॉम द कंडेंसर इज पंप बैक टू बॉयलर। ठीक है, एंड H1 इन दे हैव गिवन दैट इज एट 100 बार और 500 डिग्री सेल्सियस पर जो एंथैल्पी दे रखी है उन्होंने, दैट इज 3375.1 किलो जूल पर केजी। इट इज H1
अभी H2 निकालना है, तो H2 के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, यहाँ पर ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना है, तभी हम H2 निकाल सकते हैं। कैसे, HF प्लस X टाइम्स HFG, ठीक है। तो उसके लिए हमें HF मालूम है, HFG पता है 30 डिग्री सेल्सियस, लेकिन X नहीं पता है। तो X के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 to 2 इज एन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, सो S1 इज इक्वल टू S2। तो S1 नोन है हमें, S2 क्या आ जाएगा, SF प्लस X टाइम्स HFG, ये 30 डिग्री सेल्सियस पर हो गया। तो SF नोन है हमें, SFG पता चल जाएगा, दैट इज HG माइनस SF। तो यहाँ से SFG पता चल गया, SF पता चल गया, S1 नोन है, तो यहाँ से हमें ड्राइनेस फ्रैक्शन मिल गया। तो जब ड्राइनेस फ्रैक्शन मिल गया तो H2 मिल गया, तो H2 मिल गया, तो ये वाले इक्वेशन में जो एक अननोन बचा था दैट इज H2, वो मिल गया हमें। तो H1 नोन है हमें, H3 नोन है, H2 नोन हो गया। सो यहाँ से हमें इफिशियंसी पता चल जाएगी वैल्यूज रखने के बाद। सो 20 का आंसर क्या आ जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 20, इट इज इन द रेंज ऑफ 41 टू 43.5%। और परसेंटेज में पूछा है, ध्यान में रखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा आंसर अगर पॉइंट में रख दिया तो, ठीक है। तो परसेंटेज में निकालना है फाइनल आंसर, और इसके बीच में आ जाएगा, सॉल्व करने पे आ जाएगा, सब कुछ बता दिया मैंने। देन कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 21, रिजिड मतलब वॉल्यूम विल नॉट चेंज, एडियाबैटिक मतलब हीट ट्रांसफर विल बी 0, हैज अ 2 पार्ट्स, कंटेनर है जिसके 2 पार्ट्स हैं, इट इज सेपरेटेड बाय पिस्टन, इनिशियली पार्ट ए इज फिल्ड विद 1 kg ऑफ एन आइडियल गैस, पार्ट ए दैट इज Ma is 1 kg and pressure at A is 1 bar, temperature at A is 600 Kelvin, ठीक है। CV और R दे रखा है, पार्ट बी इज फिल्ड विद द सेम आइडियल गैस, तो CV और R सेम ही रहेगा उसका। तो मास ऑफ B इज 1 kg एंड प्रेशर एट B इज 2 bar एंड टेम्परेचर ऑफ B इज 400 Kelvin। अगर पिस्टन रिमूव कर दिया, दैट इज स्टेट 2 में क्या हुआ, पिस्टन रिमूव कर दिया, इनिशियल स्टेट है, और इन फाइनल स्टेट मतलब पिस्टन रिमूव करने के बाद जो फाइनल प्रेशर होगा वो कितना होगा वो पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें प्रेशर निकालना है। तो प्रेशर फाइनल, वॉल्यूम फाइनल, मास फाइनल, आर तो सेम ही रहेगा, इनटू टी फाइनल, ठीक है। तो वॉल्यूम फाइनल तो हम निकाल सकते हैं, दैट इज वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी, वो कोई बड़ा टास्क नहीं है वॉल्यूम निकालना, तो वॉल्यूम तो निकल जाएगा यहाँ से। एंड मास फाइनल इज ऑल्सो मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी, तो मास भी निकल जाएगा। तो वॉल्यूम पता है हमें, मास पता है, आर तो ऑलरेडी पता है। तो मेन टास्क क्या है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कैसे निकलेगा, टेम्परेचर वी विल कैलकुलेट फ्रॉम एनर्जी इक्वेशन। तो एनर्जी इक्वेशन कैसे आएगा, इट इज डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। तो डेल्टा क्यू क्या आ जाएगा, डेल्टा क्यू इज 0, वाई, बिकॉज द प्रोसेस इज एडियाबैटिक, द कंटेनर इज एडियाबैटिक। डेल्टा डब्ल्यू इज 0 बिकॉज पीडीवी वर्क नहीं होगा, बिकॉज इट इज रिजिड, वी इज कॉन्स्टेंट, सो डेल्टा यू इज 0, that is final internal energy is equal to initial internal energy. Final internal energy is mass final, CV final, that is CV, and temperature final, and it is Ma CV Ta plus Mb CV Tb। ये पार्ट ए की, ये पार्ट बी की, और ये फाइनली। तो इट इज M final is nothing but 2 times T final, and it is 1 into Ta is nothing but 600, TB is nothing but 1 into 400, so it is 1000, so T final we will get as 500 Kelvin। तो यहाँ से हमारा T final भी आ गया। अभी ये वाला इक्वेशन लगा के हमें VA VB निकालना है ताकि V final निकाल सके हम, ठीक है। V final नोन हो गया हमें, हम आइडियल गैस इक्वेशन वी नो दैट PV इज इक्वल टू MRT। ए के लिए लिखेंगे तो PA VA MA RTA, तो यहाँ से आ जाएगा VA। सिमिलरली बी के लिए लिखेंगे तो आ जाएगा VB, एंड V फाइनल इज नथिंग बट VA प्लस VB। M फाइनल इज नथिंग बट 2 kg, T फाइनल इज 500, R इज नथिंग बट 500, सो यहाँ से P फाइनल मतलब फाइनल प्रेशर आ जाएगा। और बार में करना है, बार में लिखना है हमें, तो बार पता ही होगा आपको, 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। तो फाइनल आंसर जो भी आएगा वो बार में रखना है, तो फाइनल आंसर आ जाएगा आफ्टर सॉल्विंग फॉर 21 इट इज 1.25 बार।
ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दे रखा है उन्होंने, इन अ स्टेडी फ्लो प्रोसेस superheated steam at 70 bar and 450 degree Celsius is throttled to 30 bar in an insulated valve at the rate of 2 kg per second. मास फ्लो रेट दे रखा है सुपरहीटेड स्टीम का, दैट इज m डॉट s इज नथिंग बट 2 kg पर सेकंड, और ये स्टेट 1 दे रखी है और स्टेट 2 दे रखी है। तो चेंजेस इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस आर एज्यूम टू बी जीरो, और काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस जीरो एज्यूम करने के बाद और आइडियाबैटिक एज्यूम करने के बाद थ्रॉटलिंग के लिए क्या आता है, इनिशियल एंथैल्पी इज इक्वल टू फाइनल एंथैल्पी। अगर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस नेग्लेक्ट कर रहे हैं और आइडियाबैटिक प्रोसेस है तो उसके लिए H1 और H2 बराबर आते हैं। ठीक है, तो हमें एंट्रोपी जनरेशन निकालना है। तो ये जो प्रोसेस 1 से लेके 2 हो रही है, ठीक है, सपोज ये थ्रॉटलिंग वॉल्व है, ये इनलेट है दैट इज स्टेट 1, ये एग्जिट है दैट इज स्टेट 2, और ये इंसुलेटेड है पूरा। तो सपोज इसको हम सिस्टम मानते हैं, तो डेल्टा एस यूनिवर्स इज डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। डेल्टा एस सराउंडिंग तो जीरो आएगा बिकॉज सराउंडिंग के साथ कोई भी इंटरेक्शन नहीं है सिस्टम का, एंड डेल्टा एस सिस्टम इज नथिंग बट S2 माइनस S1 इज इक्वल टू डेल्टा एस यूनिवर्स, एंड डेल्टा एस यूनिवर्स इज नथिंग बट एस जनरेशन। तो एस जनरेशन इज नथिंग बट S2 माइनस S1। तो ये तो हो गया एस जनरेशन। तो हम क्या निकलना है, रेट ऑफ एंट्रोपी जनरेशन। तो ये आ गया स्पेसिफिक टर्म में, तो इसको मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा एंट्रोपी जनरेशन रेट। तो अभी हमें क्या निकालना है, S1 तो नोन है हमें बिकॉज 70 बार पे और 450 डिग्री सेल्सियस पर क्या बोल रहे हैं हम, H भी नोन है और S भी नोन है, दैट इज H1 इज इक्वल टू 3288.3, इट इज इक्वल टू H1, और ये सेम है H2 के बराबर, और यहाँ पर S1 नोन है हमें। ठीक है, तो S1 पता है बट 30 बार पर टेम्परेचर क्या होगा वो हमें पता नहीं है, वो बस उन्होंने बोला है कि 30 बार पर 30 बार तक थ्रॉटल हो रही है। ठीक है, तो जो एंथैल्पी है हमें वो पता है और प्रेशर पता है। तो ये जो एंथैल्पी है वो 400 और 450 के बीच में है, ये दिख रहा है हमें क्लियरली, दैट इज 3231 और 323344, ये दोनों वैल्यू के बीच में है H2। तो हमारा क्या आ जाएगा, इट इज सपोज इन दोनों के बीच में आ रही है हमारी H की वैल्यू, दैट इज 3288.3। ठीक है, तो यहाँ इसके करस्पॉन्डिंग हमें S2 निकालना है। ठीक है, मतलब S निकालना है इस एंथैल्पी का करस्पॉन्डिंग। तो कैसे आएगा हमारा, हमें पता है y माइनस y1, y2 माइनस y1, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। हम लीनियरली इंटरपोलेट करेंगे, ये हमें 2 पॉइंट्स पता है, 3 पॉइंट्स पता है स्ट्रेट लाइन पर, एक अननोन है, तो हम लीनियरली इंटरपोलेट करेंगे कैसे, y को हम एंट्रोपी मान लेंगे, y कोऑर्डिनेट को, x को एंथैल्पी। तो y एट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट दैट इज s, y एट स्टेट 1 दैट इज 6925 6.9235, ये वाला स्टेट 1 और वेट मिनट, ये वाला जो स्टेट 1 है और वो वाला स्टेट 1 है वो अलग है, मतलब ये वाला पॉइंट है 1 और वो स्टेट थी 1। ये जस्ट इंटरपोलेट करने के लिए ये जो 2 पॉइंट्स है ना उसको हम 1 2 मान रहे हैं। ठीक है, तो इट इज s माइनस 6.9235 एंड S2 इज नथिंग बट 7.0856 माइनस 6.9235, इट इज इक्वल टू x इज नथिंग बट 3288। मतलब x ऐसी स्टेट है जिसके करस्पॉन्डिंग y निकालना है ना, मतलब x ऐसी एंथैल्पी है जिसके करस्पॉन्डिंग हमें एंट्रोपी निकालनी है। सो x1 इज नथिंग बट 3231.7 एंड इट इज x2 इज 3344.9 माइनस 3231.7। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से s की वैल्यू आ जाएगी, और ये s किसके बराबर है, एन what will say it is equal to entropy at state 2। तो S2 मिल गया हमें, S1 गिवन था, m डॉट भी गिवन था 2 kg पर सेकंड,
तो यहाँ से एंट्रोपी जनरेशन रेट क्या निकल के आएगा, इसकी रेंज क्या है 0.7 से 0.75 के बीच में आएगा। तो इट इज इन किलोवाट पर केल्विन और किलो जूल पर सेकंड केल्विन, ठीक है। तो यहाँ पर मेन टास्क क्या था, बस आपको लीनियरली इंटरपोलेट करना है, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स गिवन है हमें, तो इनके बीच में आ रही है एंथैल्पी, तो बीच वाला पॉइंट हमें निकालना था। दैट इज फॉर एंथैल्पी H वी नीड टू कैलकुलेट करस्पॉन्डिंग एंट्रोपी S बाय लीनियर इंटरपोलेशन। तो बस चैलेंज यहाँ पर एक ही था कि लीनियर इंटरपोलेशन करना है और S निकालना है। एक बार S निकल गया तो SG निकल जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।